बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज फिर एक दफा मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर। अपने साथ होने वाली सितम ज़रीफियों को लेके, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को लेके, यहां अपने से मुराद अपनी जात नहीं, पब्लिक एट लार्ज है। हमारे साथ क्या हुआ उस पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर से एक सवाल के जरिए, और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे गवादर। डॉक्टर साहब, गवादर पे आप अपने दिल की कुछ भड़ास निकालना चाहते हैं। मैं दावत देता हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर को बगैर इंटरप्शन के। सर, गवादर उर्दू में करें या पंजाबी में करें? उर्दू में करें, पंजाबी में करें, मिक्स में करें। वक्त 1783 मस्कत अमान दे बादशाह नू उसके छोटे भाई ने एक साजिश करके मुल्क चों कढ़ दिता। तो गवादर जिहड़ा है वो मस्कत और अमान दे आमने सामने ने, दरमियान दे विच थोड़ा जिहा समुंदर है। ते वो जिहड़े बादशाह सलामत सन मस्कत अमान दे, वो नस के थे बलूचिस्तान आ गए। बलूचिस्तान आ गए ने ते उन्होंने इस तरह किया कि खान अफकलात को ला के पना ली है। ते उन्होंने मेरा ख्याल उर्दू करते हैं, उनसे उन्होंने मदद मांगी कि मैं अब बेसरोपा, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे निकाल दिया गया है, दुश्मन मेरे गिर्द हैं, तो मुझे बना दे। उन्होंने ग्वादर, पसनी और उसकी एक कुछ एरिया जो है ना, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत, आप यहाँ रहें, आप हमारे मेहमान हैं। तो उन्होंने तो रहने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी अच्छा, इस एरिया की जो आमदनी है ना वो भी आप इस्तेमाल करें। उन्होंने वो इनकम भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। 6-7 साल के बाद इन्होंने कुछ रिश्वतवानियां की होंगी, तो ये वापस अपने अमान के, मस्कत अमान के तख्त पे जाके तख्त नशीन हो गए, अपने भाई को निकाल दिया इन्होंने। अच्छा जी, ये ग्वादर, पसनी और ये एरिया जो है ना, जितना खान अफकलात ने उन्हें दिया था, ये इन्होंने मस्कत अमान में शामिल कर, ये उसका हिस्सा रहा। आज भी यहाँ के लोग जो हैं, वो बहुत से लोगों के पास नेशनैलिटी जो है वो मस्कत और अमान की। इसके बाद हुआ कि 47 में जब आज़ाद हुआ मुल्क, बलूचिस्तान और ये खान और जितने सरदार थे ये सारे के सारे पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो ये जो एरिया था, ये ग्वादर और पसनी और ये एरिया जो था, ये उसके साथ ही रहा जी, अमान के साथ। अब पाकिस्तान ने ये फिरोज खान नून जो थे, उनकी वाइफ जो थी वो बाबर साहब ऑस्ट्रियन थी। अच्छा, ऑस्ट्रिया से थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एक बहुत बड़ी वो अंपायर थी, और उस जंग में ये अंपायर खत्म हो गई, ऑस्ट्रिया हंगेरियन। तो वो ऑस्ट्रियन थी, तो उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि ये मस्कत और अमान से ये खरीद लिया जाए। अब आप ये अंदाजा करें कि ये एरिया गिफ्ट किया हुआ है। गिफ्ट किया हुआ है उस बादशाह को। और बादशाह का आप हाल देखें, मस्कत और अमान के बादशाह का, कि जिन्होंने उसे तोहफा दिया था, तोहफा तन दिया था कि आप यहाँ रह लें, उन्हीं को वो वापस बेच रहे हैं। यानी कि ये एक नया तोशा खाना है। अच्छा, हाँ जी, ये एक नया तोशा खाना है कि तोहफे को जिस दोस्त ने तोहफा दिया था ना, आपने वो तोहफा उसे ही बेच दिया। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमारा तारीख के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हिस्ट्री तो हमने पढ़ी नहीं, और पढ़नी है, वो गलत पढ़ी है, जो बताई गई है वो गलत है। हमने कभी उस पर गौर नहीं किया, हमने कभी उस पर एतराज नहीं किया। अब फिरोज खान की वाइफ वकारुन्निसा बेगम ने ये कोशिश की, और मस्कत अमान इसको बेचने पे तैयार हो गए। बाबू साहब, ये देखें कि उन खातून ने कितना बड़ा इस मुल्क के लिए सोचा कि उन्होंने ये मस्कत और अमान, जिसके खरीदार ब्रिटिश एम्पायर भी थी, ब्रिटिशर भी थे, ईरान भी इसे खरीदना चाहता था,
बाबा साहब इसे इंडिया भी खरीदना चाहता था। तो ग्वादर है, ग्वादर जो है, जो सरजमीन है, इसको, इस सरजमीन को मस्कत से खरीदना चाहता था। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी बिड दी, पाकिस्तान ने 10 अरब रुपए की बिड दी। आप मुझे बताएं कि 10 अरब रुपया पाकिस्तान के पास कहां से आया? इंडिया ने तो कोई पैसा दिया नहीं था, जो हमारे हिस्से के पैसे थे, हमारे हिस्से के असला नहीं दिया, हमारे हिस्से के जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिलने थे वो नहीं दिए इंडिया ने। इंडिया तो हमें इधर मारता है ना, अभी पाकिस्तान को कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए। आप देखें इंडिया ने हमारे हिस्से के पैसे दबा गया, हमारे हिस्से के असला, जहाज, एरोप्लेन्स दबा गया। अच्छा, हाँ जी, हमारे हिस्से का जो रेलवे का सामान हमें मिलना था वो दबा गया। ये तो हमारे नसीब के जो चीजें थी उन पे इंडिया चल रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि ये सर आगा खान, मौजूदा आगा खान, ये 10 अरब रुपया उन्होंने दिया। अच्छा, ये प्रिंस करीम आगा खान, प्रिंस करीम आगा खान ने ये 10 अरब दिया और ये पाकिस्तान में शामिल हो। ओके, अब जब आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कीमत चुका दी, तो मुझे अब आता है कि अब ग्वादर के लिए लोग इतना शोर मचाते हैं। होना तो ये चाहिए था, मेरे ख्याल के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया होता, इसे किसी सूबे को दो, पूरे पाकिस्तान का होता, पूरे पाकिस्तान का होता, पूरे पाकिस्तान में इसके पैसे दिए। मतलब ये किसी एक खित्ते एक के साथ नहीं जाना चाहिए था, इसको पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए था। और अब देख लें कि ग्वादर के जो हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सीपैक ने इसको उठा दिया है, दुनिया का बहुत बेहतरीन एयरपोर्ट यहाँ बना है। इसको मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना है ना, तो उस वक्त शहरों के बारे में जब ख्याल किया गया तो न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर, कराची, लंदन, ये एक लेवल के शहर थे। उन्होंने कहा था कि ये कराची जो है और ये शहर जो है, बम्बई जो है, ये बहुत तरक्की करेंगे, इनका दुनिया को फायदा होगा। कराची का बेड़ा गर्क हो गया, कराची में रहा कुछ नहीं, तो ये सारी गेम जो है वो चली गई दुबई में। तो इसके लिए मैंने उस दिन अपने उस पर भी, फेसबुक पे भी लिखाया था कि ये मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। तो जो मेरे वतन को जो चीजें मिलनी चाहिए थी, ये वैसे बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब। मैं जी जी बिल्कुल हम क्रिटिकली सोचते नहीं है, क्रिटिकली सोचने की बात जरूरत है कि ये तो मरकज का होना चाहिए जी। ये तो बिल्कुल जैसे हमारा मरकजी हुकूमत जो है, हाँ जी, वो ये बिल्कुल नेशनल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की बात है। तो ये सूबाई सतह पे तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड होना ही नहीं चाहिए। अब बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ नहीं, अब देखें कि उस बादशाह को भी देखें जिसने बेच दिया, और उस खरीदार को भी देखें कि जिसने खरीद लिया। अब चलें इधर भी आ गया तो कोई बात नहीं, तो इसे चलने तो देना, लेकिन हम इसे चलने भी नहीं दे रहे। हम इसे चलने भी नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये खित्ते की बात होना शुरू हो गई है, अगर सरजमीन ही की बात होना शुरू हो गई है, तो बुनियादी तौर पे हमारे साथ एक अलमिया और भी हुआ है जी। वो अलमिया है हाउसिंग वाले से। यस यस, उससे आप अक्सर गुफ्तगू करते हैं। मैं अक्सर यही कहता हूँ। तो आज जरा थोड़ा सुनने वालों को भी बताइए कि हमारे साथ हाउसिंग के मामले में हुआ क्या। हाउसिंग के मामले में क्या हुआ है सर? हमने ये देखें, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो सेंसस है वो हमेशा से गलत होता है, हमें गलत बताया जाता है। पाकिस्तान में 14.5 करोड़ या 15 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, और 2-3 करोड़ तो ऐसे भी वोटर होंगे जिन्हें रजिस्ट्रेशन का पता ही बेचारों को नहीं, उन्होंने अपने आप को कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो जिस मुल्क में 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हों, उसकी आबादी 25 करोड़ कभी नहीं होती। हमारी आबादी जो है मेरे मुताबिक ये 30 करोड़ से ऊपर की है। हम मंसूबे बनाते हैं 25 करोड़ के मुताबिक। आप मुझे ये बताएं कि ये हम क्यों कहना शुरू हो गए हैं? क्योंकि पिछले सेंसस में 21 करोड़ और कुछ लाख वो आए थे कि इतने पाकिस्तानी हैं। खुद ही कहना शुरू कर दिया 1 साल डेढ़ के बाद कि हम 22 करोड़, फिर खुद कहना शुरू कर दिए 23 करोड़। ये जैसे मीटर एक चल रहा है,
अब 25 करोड़ कहना शुरू कर दिया है, बल्कि 26 करोड़ कहना शुरू। हाँ कर दिया है। हाँ, ये 2026 तक हमने 28-29 करोड़ कहना शुरू कर दिया। और असल गड़बड़ ये है, अब जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ उस एरिया में पहले 5 मरले के घर में 5 लोग रहते थे। पिछले 30 साल से मैं उधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो 5 जो थे ना, इस वक्त 27 हैं। अच्छा, उस 5 मरले के घर में अब 27 लोग हैं। 27 लोग रहते हैं। माय गुड गॉड। अच्छा, वो उसकी 3 मंजिलें बन गई हैं। तो वो इस काबिल नहीं है कि उसकी 3 मंजिलें उठाई जाएं, लेकिन साथ के घरों ने मिलजुल के ना उसको सपोर्ट किया है। दीवारों के साथ दीवारें लगी हैं, 3-3 मंजिल, लोग छत पे ममटियों में भी रहना शुरू हो गए। ठीक है जी। इसलिए तमाम गंदे नाले और पानी का लेवल नीचे जा रहा है, नालों का लेवल ऊपर जा रहा है। और मेरा खूबसूरत रावी जो है, वो एक गंदा नाला जो है ना, रावी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गंदा नाला बन गया है, गंदा नाला बन गया है। अच्छा, इसमें होता ये कि बजाय इसके कि हम 5-5 मरले के घर बनाते हैं, गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम्स होती, उसमें हमें फ्लैट्स दिए जाते, उसमें हमें सस्ती बिजली दी जाती। 1 बेडरूम फ्लैट होता, 2 बेडरूम होता, 3 होता। 2 बेडरूम होता तो हम 2 बच्चे पैदा करते, 1 बेडरूम था तो हम 1 बच्चा पैदा करते। इस आबादी के जिन से तो हम बचते, प्लस हम एक कंपटीशन से बचते। एक कनाल का जिसने घर बना लिया ना, उसने मुसीबत आपने गले डाल। अब घर की बाजी जो है, उन्होंने कहना कि इसमें तो बहुत क्लास का एक सोफा आना चाहिए, एक 8 चेयर्स वाला वो डाइनिंग टेबल होना चाहिए। वो डाइनिंग टेबल इतना बड़ा है कि एक कमरे जितना बड़ा है। ठीक है जी। उसके साथ एक कैबिनेट होनी चाहिए, कैबिनेट में फिर मुख्तलिफ चीजें होनी चाहिए, क्रॉकरी अलग किस्म की होनी चाहिए। फिर एक कैबिनेट एसी होना चाहिए। ये गुफ्तगू बहुत गौर से सुनने वाली है, इसको स्किप नहीं करना। हाँ जी। तो एक कैबिनेट होनी चाहिए। अब इस कंपटीशन में हमने अपना पैसा, अपना वक्त, अपना दिमाग, सब चीजें जाया कर। बाजी ने हमें घरों को सजाने के लिए कंपटीशन में डाल, और करप्शन तो जाहिर है मेरी तनख्वाह अगर 2.25 लाख है या 1.5 लाख है, तो बाकी पैसे तो मैंने करप्शन से पूरे करने हैं ना। या तो मैं टैक्स चोरी करूंगा, तो इतनी छोटी तनख्वाह में टैक्स चोरी कर भी लूंगा तो मैं कितना तीर मार लूंगा। असल गेम ये होगी कि मैं करप्शन से पैसे जमा करूं। तो बाजी ने एक करप्शन की तरफ पाकिस्तानी मर्दों को धक्के दे दे के किया कि वो देखो उसका घर कैसा है और तुम्हारा घर क्या है, तुम लल्लू हो, वो देखो। तो ये अगर हमारे यहाँ हाउसिंग वाले जो हैं वो हमें 6-6 मंजिल के, 8-8 मंजिल के फ्लैट्स में, हमें अपार्टमेंट्स में हमें रखते, तो हम इस कंपटीशन से बचते, फजूल पैसों से बचते। हमारे घर में अलमारी हमारी इतनी बड़ी ना होती जिसमें मेरे 25 या 30 सूट होते, के फर्नीचर ना तलाश करते। हाँ, और अलमारियां ना, हाँ नहीं होती। बाजी के सर्दियों के 50 जोड़े होते और आने वाली गर्मियों के लिए उसने 25 जोड़े बनवाने हैं अब लॉन के। ठीक है जी। ये सब कुछ ना होता, हम फजूल कपड़ों पे पैसे जाया ना करते, हम अपनी जात पे लगाते, अपने नॉलेज पे लगाते, अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगाते। तो मैं समझता हूं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री का जो अलमिया है कि उन्होंने किसी पाकिस्तानी को एक फ्लैट भी बना के नहीं दिया, उससे सारी गड़बड़ हुई। लोगों ने 4-4 कनाल के घर, 8-8 कनाल के घर। मेरा शहर, मेरा खूबसूरत शहर लाहौर जो है, इस वक्त करीब करके 4 जिलों के अंदर घुस चुका है। कसूर गुजरांवाले के अंदर भी चला गया है, शेखुपुरे के अंदर भी चला गया है, और लाहौर शहर की तो कोई जमीन मकान से बची ही नहीं, ईंट से बची नहीं। हम ईंटों के एक जंगल में रहते हैं, हम कंक्रीट के एक जंगल में रहते हैं। और आप गौर करेंगे 2050 में क्या होगा, यानी कि आज से 25 साल के बाद हमें जितना बड़ा शहर लाहौर है, इससे 2 गुना बड़ा शहर हमें चाहिए लाहौर। तो बाकी जिले भी जो है ना, उनकी जमीनें भी फर्क हो जाएंगी, हम ओकारा में एंटर होंगे इंशाल्लाह। तो हाउसिंग पे अब भी तवज्जो दी जाए, छोटे घर बनाए जाएं, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए, छोटे घर बनाए जाएं, दरख्त लगाए जाएं, जहां जहां हम दरख्त लगा सकते हैं वहां दरख्त लगाएं। ख़वातीन और हज़रात, आज की गुफ्तगू में हमने 2 चीजें डिस्कस की। एक तो ये कि गवादर को खुदा के लिए इस तरह पसे पुश ना डाला जाए,
ग्वादर को अहमियत दी जाए, उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए कि वो हमें जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए। हाउसिंग पे तवज्जो दी जाए ताकि जो मुकाबला शुरू हो चुका है मकानात की तामीर का, कनालों और एकड़ों पर मुश्तमिल मकानात की तामीर ने हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया है, हमें करप्शन की तरफ इतनी तेजी से बढ़ा दिया है कि अब वो स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो इस मुल्क को करप्शन से, कर्जों से और बेतहाशा आबादी से बचाने के लिए जरूरी है कि हुकूमत के तमाम अदारे अपने अपने फराइज और अपने अपने काम की तरफ भरपूर तवज्जो दें ताकि कुछ ना कुछ जो बच गया है वो बचा रहे और आबादी का जो एक सैलाब है, जो एक जिन है, वो हमें निगल ना पाए और हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। हमने तो गुजार ली, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए गुजार। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर इसमें से कोई बात बहुत अच्छी लगे उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मजीद हम किस टॉपिक पे बात करें और किस नौइयत की गुफ्तगू आप सुनना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।